पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है चिल्तन प्योर इंटरनेशनल ने। आपको बताता चलूं, चिल्तन प्योर इंटरनेशनल स्किन केयर और फूड बनाने वाला वाहिद पाकिस्तान का इदारा है। इनके पास तकरीबन 1000 से ज़ायद 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मौजूद हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो आज ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करें। अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.chiltanpure.com। इनकी वेबसाइट पे बेतहाशा प्रोडक्ट आपका इंतज़ार कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक इस वेबसाइट पे जाइए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। आपको बाहिफाजत आपकी प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप तक पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। इनके साथ आज जो डिस्कशन होगी वो आज से पहले मैंने नहीं की और वेरी अनफॉर्चुनेट टू से हमारी सोसाइटी के अंदर भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद एजाज़ बुखारी साहब की, जो कि लाइफ कोच भी हैं और सेल्फ इंस्टीट्यूशन के CEO भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी पॉडकास्ट में हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। इंशाल्लाह आज जो डिस्कशन हमारी होगी ना, वो जिस तरह भी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि लाइफ कोच क्या होता है, मेंटोरशिप क्या होती है, पेरेंटिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ा सा। वैसे तो माशाल्लाह आपका जितना एक्सपीरियंस है, अगर आपके साथ पॉडकास्ट में पूरी सारे टॉपिक्स को कवर करूँ तो मेरा ख्याल है मुझे 2-3 एपिसोड करनी पड़ेंगी। लेकिन उसमें से जो मुझे चीज़ अच्छी लगी ना सर, जो हमारे इस मुआशरे के अंदर थोड़ा सा उस पर फोकस भी कम किया जाता है और बात होती भी नहीं है, और जहाँ होती भी है तो उसको खैर इग्नोर ही किया जाता है, क्योंकि जिन्होंने बात करनी है ना उनके पास नॉलेज है और ना जिन्होंने रिसीव करनी है उनके पास इस चीज़ की एक्सेप्टेंस है। तो इससे पहले कि हम उस टॉपिक पे बात करें, आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर इनिशियल लाइफ। कहाँ पैदा हुए, इनिशियल एजुकेशन वगैरह? जी, मेरा ताल्लुक़ तो रहीम यार ख़ान से है। सही। यहाँ लाहौर में हमें कोई 30 बरस के करीब हुआ चाहते हैं लाहौर में, जब से हम लोग यहाँ पर हैं। और मेरा MA भी यहीं लाहौर से है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। फिर मेरा जो MPhil है वो बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने किया था। और मेरे जो सर्टिफिकेट है, एक तो साइकोथेरेपी का है UK से, और उसके अलावा लाइफ कोचिंग और रिलेशनशिप कोचिंग के ऊपर है, वो अमेरिका से है। सफ़र तो सबका होता अंग्रेज़ी वाला ही है लेकिन बाद में उसका उस तर्ज पर एहसास होता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा वो था। लेकिन किसी भी चीज़ को किसी मकाम तक पहुँचने के लिए यकीनन किसी न किसी सफ़र से गुज़रना होता है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो अपने सफ़र से प्यार करने वाले लोग होते हैं, मंजिल उन्हें मिल जाए तो वो मंजिल को एंजॉय करते हैं। क्या बात है। लेकिन हमारे अक्सर लोग मंजिल को इतना दिमाग में घुसा के रखते हैं कि सारा सफ़र उनका वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र होता रहता है। बल्कि पंजाबी का बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर एक शेर है कि की दस्सा कि शौक सफ़र दा ला गया दिल नू चाट, वाह रब्बा मंजिल कदी ना आवे ते कदी ना मुक्के वाट। क्या बात है। यानी जो मंजिल को प्यार रख करके सफ़र करते हैं वो मंजिल पर पहुंच के मंजिल लायक नहीं रहते। बिल्कुल। और जो सफ़र को एंजॉय करते हैं, जिस तरह आप देखें नानके जब जा रहे होते हैं तो अब्बा भी देखने वाला होता है, अम्मा साथ सहमी हुई बैठी होती है और बच्चे फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। और वो जब मंजिल पे पहुंचते वहाँ भी वो कार से उतरते दौड़े लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि वो बाप और वो माँ बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकलते हैं, क्योंकि इन्होंने एंजॉय किया था उस सफ़र को। ट्रू। वो मंजिल पर पहुंच के भी एंजॉय करेंगे, और ये उस तरह से नहीं करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा या बुरा जैसा भी वक्त गुजरा, क्योंकि मुझे याद है जब यहाँ चुबुरजी एक कॉलेज होता था, वहाँ मैं पढ़ाने के लिए जाता था, और समनाबाद के करीब एक जगह पर मेरी रिहाइश होती थी, तो 2 रुपये किराया होता था, ये जो वैन लेती थी। सही। 33 नंबर। हाँ, 9 नंबर थी, वैसे 9 नंबर थी। तो मेरी कोशिश ख्वाहिश, चूँकि उस वक्त ना 2 रुपये की चाय की पत्ती भी आ जाती थी। सही। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि वहाँ पैदल चला जाए ताकि वापसी पर 2 पत्तियों के पैसे बच सकते हैं। तो हर शख्स को अपने, और उस वक्त तो वो बहुत वो अजीब सा, लेकिन अब लगता है कि उसी का सिला है। चूँकि देखिए मेहनत की तौफीक रब्बे कायनात की अता है, बेशक। वो जब मिल जाए तो वो सिला होता है जो मिला होता है, ऐसे ही है। और हम उसके नतीजे में किसी और सिले को देख रहे होते हैं। तो इस तरह और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें। तो शाह साहब, आपने बड़े प्राउडली यहाँ पे जिक्र किया कि आप 2 रुपये बचा लेते थे पत्ती लेने के लिए, लेकिन मैंने देखा है यहाँ हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा टैबू है इस चीज़ का भी, कि जब लोग कामयाब हो जाते हैं ना, वो अपने पुराने पास को छुपाते हैं। हालांकि उससे छुपाने वाली कोई बात नहीं है, मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो उनका जो सफ़र है, आप देखें कहीं ना कहीं से तो
वो इंग्लिश वाला सफ़र ही शुरू होता है उनका। सही है। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि जो आपसे हुआ है और उससे अगर किसी का फ़ायदा हो सकता है तो उसे बताना चाहिए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी आजकल हमारे ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को ना चाहती है कि बहुत जल्दी हम, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ भी आप देखें, आटा भी गूंद के रखें ना तो कुछ देर लगती है उसको रसने में जी। फिर कहीं जाके अच्छी रोटी बनती है। बिल्कुल। ये तो थोड़ी देर का वक्त है। इसी तरह कोई भी शख्स जब तक उन मराहिल से नहीं गुजरता, और हमें आपको, ये आपका भी ज़ाहिर, आप भी एक कामयाब आदमी हैं, आपको और हमें बैठकर ये बातें करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कभी भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। एक मुश्किल सफ़र होता है जिससे इंसान को गुजरना होता है और उसके बाद कहीं जाकर वो किसी जगह पर बैठता है। और अब भी आसानी थोड़ी है। आपके अपने अपना पता नहीं आप कितनी क़यामतें लेके इस वक्त बैठे हैं, मैं भी पता नहीं कितनी क़यामतें लेके बैठा हूँ। तो ज़िंदगी तो साहब इसी तरह से ये तो बिल्कुल एक रेगुलर जर्नी है। जब तक सांस है उस वक्त तक ये जर्नी चलती रहनी है। इवन देखें जितने बड़े, अभी कुछ दिन पहले ना मुझे एक बच्चा कह रहा है जी देखिए मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैंने उसको सारी उसकी बात सुन ली। मैंने कहा बेटा अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा आपका पूरी बॉडी सही है? कहता हाँ सही है। मैंने कहा आप अच्छा खा के सोते हो? मैं नींद अच्छी आती है? कहता आती है। मैंने कहा आपको पता है जितने अमीर लोग हैं उनमें से ज़्यादातर रात को स्लीपिंग पिल लेके सोते हैं। ऐसे ही। तो मैंने कहा इस पे आपको रब का शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बात वही आ जाती है कि बच्चों को आजकल आगे जाके हमने इस टॉपिक पे बात भी करेंगे कि बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन ही नहीं है, कोई गाइडेंस ही नहीं है। ना हमारे घर से है, ना इंस्टीट्यूशन से है, ना मुआशरे से है। एंड पे बच्चा क्या करता है? वो फिर वही करता है जो उसको समझ आती है। तो वो तो बच्चा है ना। हाँ, तो बच्चे की समझ अगर इतनी वो हो तो फिर हम उसको बच्चा कहें क्यों? अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, नॉट ट्रेन्ड टू बी ट्रेन्ड, वो अंग्रेजी में था। और उसका मकसद ये था कि हमारी उतनी भी तरबियत नहीं हुई कि हमारी तरबियत की जा सके, क्योंकि उसके लिए भी तरबियत की ज़रूरत है। वो जो आपने अभी बात फरमाई बच्चों के हवाले से। बिल्कुल। तो फिर आपने जब अपनी ये एजुकेशन वगैरह मुकम्मल की, उसके बाद कोई आपके पास गाइडलाइन थी कि किस तरह से आपने आगे लाइफ में बढ़ना है, क्या करना है? मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ ज़्यादातर हादसाती उस्ताद बनते हैं। यानी जब आपको कोई काम नहीं मिल रहा होता ना तो आप कम से कम उस्ताद तो बन ही सकते हैं। बड़ी कड़वी हकीकत है। बड़ी कड़वी हकीकत है। आप किसी मोहल्ले में जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और अगर आपको पढ़ाना ठीक आता है तो लोग आपके साथ अटैच भी हो जाते हैं। और मैंने ये देखा कि जिन्हें पढ़ाना ठीक आता है उनके साथ लोग बड़ा अच्छा अटैच होते हैं, फिर वो उनके साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैं ठीक पढ़ा सकता था, लोग फिर मेरे साथ जुड़ते गए, और फिर उसके बाद मैंने फिर मुड़ के वापस नहीं देखा। आज भी मैं बहैसियत उस्ताद या पढ़ाने वाले के अपने तारुफ को बड़ा तारुफ समझता हूँ, क्योंकि इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि लोग आपकी बात सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। तो बहुत बड़ी हस्ती होते हैं कोई भी जो उस्ताद होता है। और अगर हमें कुछ छोटा मोटा उस्ताद को समझ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो इसमें सर ये बताइएगा कि जब आपने ये अपना सफ़र स्टार्ट किया, ड्यूरिंग एजुकेशन ही पढ़ाना शुरू कर दिया? जी, मैं बुनियादी तौर पर जब बजाते खुद 8वीं जमात में पढ़ता था तो उस वक्त भी मेरे साथ के जो बच्चे होते थे इकट्ठे करके पढ़ाना शुरू कर देता था। वो जिस तरह होता है कि बच्चे थोड़े क्लासमेट्स को कराते हैं। तो उसके बाद से 10वीं के बाद से तो बाकायदा मैं गली मोहल्ले में पढ़ाना, अपने बैठक में बच्चे लेके बैठ जाना पढ़ाना, तब से ज़ाहिर है। तो इस चीज़ का एहसास कब हुआ कि यस आई एम अ परफेक्ट टीचर नाउ, या आई एम अ टीचर नाउ? वो एक होता है ना, शुरू में तो इंसान वैसे ही चले खिदमत खल्क के तौर पे लगा रहता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि आपको लगता है नाउ दिस इज़ माई प्रोफेशन एंड आई कैन रियली एक्सलरेट माई सेल्फ इनटू दिस डोमेन। मुझे लगता है मुझे बहुत शुरू में इस बात का एहसास हो गया था। सही। और उसकी एक वजह ये भी है कि मेरे जो वालिद साहब हैं, मैं अभी भी ज़ाहिर है उनसे मिल के मेरे पास ही थे, मैं उनसे होके आ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे लिए सारी इंस्पिरेशन अगर किसी उस्ताद की मैं देखता हूँ तो वो मेरे वालिद साहब हैं। वो ना हमारे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ तरीके ढूंढते रहते थे हमें सिखाने के, मेथड्स के ऊपर काम करते थे। मिसाल के तौर पर अगर उन्हें हमें ABC सिखानी थी तो वो अगर गंदम का ढेर लगा है तो उसके अंदर वो A लिख कर B लिख कर खेल में रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। ये तो अब बाद में हमने जाकर देखा कि लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बाजू का तारें होती थी, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा करके खेलते हुए A बना दिया, B 1 2 3 बना दिया। तो उन्होंने हमेशा हमें कुरान शरीफ भी उन्होंने जिस तरह पढ़ाया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर 11 साल से पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान शरीफ भी जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया वो और तरह का कुरान शरीफ पढ़ाया। जिस तरह मुझे याद है, मुझे वो बताने के बेटा तुमने सूरह यूसुफ अगर पढ़ी है? मैंने कहा जी हाँ पढ़ी भी है, पढ़ा भी रहूँगा। कहने लगे उसमें बताया गया है कि भाई धोखा दे सकता है। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप ख़राब हो जाएं तो हालात ठीक हो सकते हैं। उसमें बताया जाए कि बहुतान नबी पे भी लग सकता है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें क्या तुमने? मैंने कहा हम तो सूरह को और तर्ज पर देखने कहते हैं, सूरह तो है इस मकसद के लिए कि आप उसे किस तरह से चीज़ों को देखते करते हैं। लेकिन हमारे कुरान करीम को आप देखें, हमारे तो सुभान रब्बिल अज़ीम यानी सुभान रब्बिल अज़ीम जो पढ़ता है वो किस तरह खुदा को जोड़ता है अपने साथ।
लेकिन हमारे यहाँ उस तर्ज पर चीज़ों को, तो मुझे जो है ना वो टीचिंग वहाँ से मकसद के साथ, तफ़हीम के साथ। मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा ये बात फरमाते हैं कि बेटा जब भी कोई तारीफ़ पढ़ो, डेफिनेशन, उसको अगर तुम अपनी माँ बोली में समझा सकते हो अपनी माँ को, तो तुम्हें वो आती है। क्या बात है। अदरवाइज़ तुम्हें वो नहीं आती। तो मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे वालिद साहब है दिस डे तक। सही। तो जब आपने इस डोमेन में आ गए, उसके बाद फिर आपने बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का जो है ना इंतखाब किया। आज की अगर मैं बात करूँ तो आप आइल्स के बारे में बेसिकली जो है ना मैं बात करना चाहूँगा कि आपने कि इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया, जबकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर हमारे अगर रीजन में देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, सिर्फ ये उसी वक्त इस्तेमाल होती है जब कहीं बाहर जाना है या कुछ आपको हुआ है। तो आपने इसको ही क्यों चूज़ किया? मैं पढ़ा रहा था उस वक्त, अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ाता होता था, अदब। तो मेरे पास एक साहब आए, तो उनने मुझे कहा कि ये कोई टेस्ट वेस्ट है तो आप मुझे तैयारी करा देंगे। सही। तो मैंने उन्हें कहा कि अंग्रेज़ी मैं करा दूंगा, जिस तरह सारे अंग्रेज़ी के उस्ताद कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ी आती है, हम कुछ भी करा सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो आपको जब जो आप बड़े होते हैं तो आपको समझ आती है इस चीज़ की। मैंने खैर जब उस टेस्ट को देखा, उसकी वो बुनत को, वो कैसे बना हुआ था, तो मैं बड़ा हैरान चे ज़बान को सिखाना और फिर ज़बान के मेयार को देखना, ये कोई आम शय नहीं है। जी बिल्कुल। हम उर्दू का टेस्ट बनाने जाए समझ आ जाएगा कि टेस्ट कैसे बनाया जाता। मैंने जब उसको देखा तो किस कदर शानदार उसकी तरतीब थी। तो मैंने उसको पढ़ाना जब शुरू किया तो मैंने कहा आइल्स इज़ लाइफ। मैंने उसको लाइफ के साथ जोड़ा, और जिस घड़ी मैंने उसको लाइफ के साथ जोड़ा तो मुझे वो लाइफ उसमें नज़र आना शुरू हो गई। और फिर मैंने जब उसे पढ़ाया तो फिर मेरी दिलचस्पी गई टोफल की तरफ, हालांकि उससे पुराना है, PTE की तरफ, टोइक की तरफ, ईसोल था, ये सारे कराए टेस्ट हमने। उसके बाद जब मैं इसको मज़ीद देखता चला गया तो मुझे अंदाज़ा होता गया कि बुनियादी तौर पर हम है ना ब्रैकेट लगाने वाली कौम। हाँ, बिल्कुल। कि हालांकि तफ़हीम के नाम पर मजाक है ये। तफ़हीम का मतलब ये होता है कि आप खुद ढूंढ के ले आते हैं, और हमारे यहाँ क्या होता है किसी के ढूंढे हुए को याद किया जाता है। सही, यही है ना। यानी उस्ताद साहब आते हैं, कमरा जमात में खड़े होकर तर्जमा उन्होंने किया एक पैराग्राफ का 9th 10th में, आप हम सब के साथ हुआ। अब उसके बाद वो उस तर्जमे को याद करने का कहते हैं, तर्जमा करना नहीं सिखाते। बिल्कुल। इसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ होता था, 5 सवाल नीचे होते थे, और उन सवालों के जवाब भी हमें मिल जाते थे जिन्हें हम याद कर लेते थे, हम ढूंढते नहीं थे। और कोई ज़्यादा कोई मास्टर मिल जाता था, वो कहता था W हटा दो, ये डू लगा वो इसको इसमें बदल देना, इज एथे ला, नहीं तो कम हो जाएगा। बिल्कुल। वो कर लेते, ढूंढना नहीं होता था। आइल्ट्स में सर क्या है, सवाल में जो लफ्ज़ मौजूद हैं और जो जवाब में लफ्ज़ मौजूद हैं वो मुख्तलिफ है। सही। यानी अगर सवाल में लिखा हुआ है कि फ़लाँ साहब रहलत फरमा गए, तो जवाब में लिखा होगा दारे फ़ानी से कूच कर गए। अब ये दोनों चीज़ें जब आएंगी तो आप में एक्सप्रेशन आता है। आपको तहरीर से आपकी यानी आपने पढ़ा तो पढ़ने से आपकी तहरीर बेहतर होती है, आपने पढ़ा आपकी तकरीर बेहतर होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे तो समझ ले फिर लत लग गई ना उसकी आइल्स की, और आज भी मैं उसको बड़ी शय समझता हूँ, क्योंकि उसमें देखिए सवाल का जवाब देने का तरीका सिखाया गया। अब मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछता है कि साहब आपको चावल पसंद है, तो मैंने कह दूँ हाँ, तो ये आइल्स वाला कहते हैं ये जवाब नहीं है। जी बिल्कुल सही। वो कहते हैं ये कहो कि हाँ मुझे चावल पसंद है, तो आपने एक पार्ट का जवाब दिया है। उसके बाद आप कहते हैं कि ये टेस्ट बड़ा शानदार करते हैं, ये आपने दूसरा हिस्सा उसे कर दिया। और फिर आपने कहा मिसाल के तौर पर पिछले दिनों में एक जगह गया, वहाँ बहुत सारी डिशेस पड़ी हुई थी और मेरी नज़रें तैर के देख रही थी कि क्या मुझे कहीं चावल मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ये जवाब है तेरा जाकर। हाँ, ये एक मुकम्मल जवाब है। तो मुझे वहाँ मुकम्मल जवाब देने का सलीका मिला, और इस तरह लिसनिंग को आप देख रहे हैं क्या शानदार शय है। तो साहब, लेकिन शेफ साहब आपको लगता है कि आइल्स जो है ये एक वाकई ही ऑथेंटिक वे है किसी की अंग्रेज़ी चेक करने का? मुझे तो ये लगता है कि ये प्योर बिजनेस मॉडल है, मनी मिंटिंग मॉडल है ये। जी, एक हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि बिज़नेस तो इसमें बहुत है और लोग इससे बहुत पैसा कमा भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, किसी भी ज़बान को जब आप मेजर करने जाते हैं, टूल जो आप लगाते हैं वो 100% दुरुस्त तो हो नहीं सकते ना, उससे वो नताइज निकल कर आ सकते हैं। क्योंकि बात जब एक्सेंट की आती है, मैं यहाँ पे इसीलिए वो प्रोनंसिएशन को देखते हैं, एक्सेंट को नहीं देखते, क्योंकि एक्सेंट तो हर 10-10 किलोमीटर्स पे जाके बदल जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन आ जाती है। और हम जब एक्सेंट के ऊपर लोगों को समझा रहे होते तो मैंने बताते हैं कि मिसाल के तौर पर मेरा, बल्कि मैं समझता हूँ शायद मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने फिंग्लिश और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने इसके ऊपर काम भी काफ़ी किया, मेरे इसके ऊपर थीसिस भी मौजूद है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि साहब ये फाक है, PARK फाक है,
आप इसे पार्क भी कह दें तो चलेगा। लेकिन अगर पार्क कह देंगे तो नहीं चलेगा। समझ रहे बात? तो यहाँ तो आइल्ट्स पार्क को भी एक्सेप्ट कर लेता है, पार्क को भी कर लेते हैं, पार्क को नहीं करता। जिस तरह सट्रा कहते हैं, सट्रा, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। हाँ, स्ट्रेट, वो भी you might have heard that। वो इस तरह से आप देखिए, कारट मैंने सुना है कार्ड के लिए। तो इसी तरह से जो बहुत टैम, हाँ बिल्कुल, आप देखिए उसे आप टाइम कह देते हैं, फाइन, एक्सेंट भी आ गया, प्रोनाउंसिएशन भी आ गई। आप उसे टाइम कहते हैं, एक्सेंट आ गया, नहीं आया, प्रोनाउंसिएशन आ गई जी। तो मैंने इसके ऊपर जब इंग्लिश की बात की थी तो मैंने उसमें कहा था कि अगर आप फुफ्फो कह सकते हैं तो पीपल कहने में आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी ज़बान, देखिए साहब, दावा दलील के साथ होता है। ठीक है, आपके पास दावा आप करें और दलील लाओ तो आप तो वैसे जलील होकर रह जाते हैं। बेशक ऐसे ही। तो दलील क्या है कि फी बोलते वक्त अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही तो आपको फीटर कहते वक्त भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़बान आपको नहीं रोक रही। जी जी। अब एक खान साहब, मुझे याद है, मैं उस वक्त को 1999 या 2000 की बात है, मैंने उस वक्त को 2000 डॉक्टर्स और 4000 नर्सेस ट्रेन की थी। बाहर उन्हें कहीं जाना था, आइल्ट्स ही पढ़ाई उनको। सही। तो वहाँ पर एक खान साहब हुआ करते थे, वो मेरा दोपहर का खाना लाते थे, और जब वो खाना लेकर आते तो मुझे कहते, साहब रोटी आ गया है। अब आ गया है तो मसला देरी ना ठहरा, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा रोटी को तो रोटी बोलो साहब, मैं कहूँ रोटी, वो कहें रोटी। तो मेरा चूँकि एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ है, फ़ारसी अरबी के साथ हमारा ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा, अरे खान साहब कहीं ईरानियन बॉर्डर से तो नहीं आप? कहने लगे, हाँ साहब बलूचिस्तान से मैं वहाँ। मैंने कहा फिर आप हक बजाने में है, चूँकि फ़ारसी में तो ट का साउंड ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तो आप रोती, फिर मुझे ये अरबज़ादे भी समझ आ गए जो टोटल कंट्रोल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन साहब हम तो फुफ्फो कह सकते हैं, तो हमें तो प्राइवेट कहना चाहिए, हमें तो प्रॉम्प्ट कहना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़बान हमें नहीं रोक रही। हाँ बिल्कुल। सिमिलरली ये जो ठ का साउंड है, अब ठोकर जाके आप टोटल से पेट्रोल डलवाए तो बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ठोकर कहते समय तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर टोटल कहना चाहिए, पेट्रोल कहना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़बान आपको नहीं रोक रही। बिल्कुल सही है। सेम इज़ विद ख साउंड। हमारे यहाँ खीरा है, पंजाबी का खे देख लें जो पाई दी है, हाँ बिल्कुल, तो वो हो, और उधर आप कहें किंग, आई वोंट बाय इट। तो इसकी क्या वजह लगती है आपको कि शायद हमारे जो टीचर हजरात हैं स्कूलों में सिखाया नहीं जाता, उस तरफ से ट्रेन नहीं किया जाता? सबसे बड़ी तो यही है ना साहब। देखिए ना साहब, सुनने से बोलना जुड़ा है ना। बिल्कुल ऐसे। अब जिस तर्ज की आप उर्दू सुनेंगे उसी तर्ज की उर्दू बोलेंगे। ऐसे ही है। अब जिस तर्ज की अंग्रेजी सुनेंगे, जिस तरह अब आप फरमा रहे थे अमेरिकन एक्सेंट की, अभी आपने बात की कि आपने वही, चूंकि आपको सिखाने वाले का एक्सेंट वैसा जी ऐसे है। अब अगर उर्दू के पढ़ाने वाला उस्ताद कमरा जमात में दाखिल हो और कहे किताब निकालने का कौन सा सबक पढ़ना है, तो आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि वो उर्दू का भरम रखे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपसे अंग्रेजी की जो ख की बात कर रहा था, तो अब देखिए खोखर हमारी ज़बान में मौजूद, खीरा हमारी ज़बान में मौजूद, लेकिन कनाडा आ जाता है, वो तो कनाडा है, और आपकी ज़बान आपको नहीं रोक रही। तो जब वो नहीं रोक रही तो आपको नहीं रोकना चाहिए। सिमिलरली आप देख लीजिए, अगर मैं कहता हूँ देयर इज अ टॉव ओवर देयर, और मेरे लिसनर्स इफ दे डोंट कैच मी, तो वो कहेंगे हमारी वोकैबुलरी ठीक होती तो हम गज़ब ढाते। तो ऐसा नहीं है। मैंने कहूँगा साहब ये मैंने अंग्रेजी में बोला था, और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ तो सारे शब्द आपको पता है। जैसे मैं कहते तो देयर इज अ टावर ओवर देयर, अब सब समझ आ जाएगा। ऐसे ही है। एंड द मोमेंट आई सेड देयर इज अ टावर ओवर देयर, नहीं समझ आएगा। सिमिलरली इफ समवन सेज वेयर इज द मैच बॉक्स, माय बी इन द कोना, जब तक ये पता ना चले हमारे वाला कॉर्नर है, ये तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। तो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो ये हो रही है कि जिसकी ज़बान है हम उसको म्यार नहीं समझ रहे। आइल्ट्स उसको म्यार समझवा रही है, टोफल भी। तो मेरा तो ये मानना है जब तक आप अहले ज़बान की ज़बान नहीं समझते, आप ये दावा ही नहीं कर सकते कि आपको वो ज़बान आती है। बिल्कुल ऐसे है। और ये एकेडमिक है, आइल्ट्स में एकेडमिक अंग्रेजी होती है जिसमें प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखा जाता है, एक्सेंट का स्तर पर नहीं। एक्सेंट तो हर बंदे का अपना, इवन आप गोरों को भी देखें तो गोरों का खुद का भी एक्सेंट वेरी करता है। इवन जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना पंजाबी हर 20 किलोमीटर के बाद एक्सेंट चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आइल्ट्स में बल्कि इसको अभी हम जो ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, कुछ लोग आइलेट्स बोलते हैं, कुछ लोग IELTS कुछ करके बोलते हैं, तो ये क्या इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये इतने ज़्यादा मतलब इसका डिफरेंट तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है? एक तो ये देखिएगा जिस तरह वाफडा है, WA, इस तरह से ये एब्रीविएशन, इसी तरह से आइल्ट्स जो है वो भी एक एब्रीविएशन है, वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के हवाले से। तो जब भी कोई एब्रीविएशन होती है उससे जो बोलने वाला है अगेन वही होता है। आप जब लिसनिंग टेस्ट इनका स्टार्ट होता है तो उसमें वो बोलते हैं आइल्ट्स। जिसने उसको सुना है वो कभी आइलेट्स नहीं बोलेगा, और जिसने उसको नहीं सुना तो आप थोड़ा गौर करके देखें तो आई को वो आई बोल देता है, और आगे तो लेट्स बोला ही जाता है। ऐसे ही, इसलिए उसको लेट्स बोल देते हैं। मुझे लगता है इसकी एक और वजह भी है जी कि जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं वो तो इसको आइल्ट्स ही बोलेगा, और जो रिक्शे के पीछे पड़ के जाएगा ना, वो जाहिर है कि 5,000 रुपये में आइल्ट्स का 8 बैंड
ईच ले ले अस्तगफिरुल्लाह, तो वो फिर बस ये अस्तगफिरुल्लाह वाली बात ही है। हाँ, ये जो 8 बैंड कहते हैं, आइल्स तो साहब छाननी लगी हुई है। हाँ, ऐसे पूरे निज़ाम के ऊपर छाननी लगी हुई है। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैट्रिक में एक बच्चा, मैट्रिक का बच्चा आके बैठे और इधर एमफिल बैठा है, और उनका रिजल्ट जब रीडिंग का आए, रीडिंग का जी, तो उसमें 1 के 13 ठीक 40 में से, और 1 के 18 ठीक, तो रिजल्ट तो आ गया बिल्कुल, एमफिल का भी आ गया, मैट्रिक का भी आ गया। ऐसे ही है। देखिए, एक बड़ी हैरानकुन बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, आइल्स में जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो स्पीकिंग में और लिसनिंग में, इसमें वो बड़ा जल्दी बैंड्स ले जाते हैं। सही है, बिल्कुल। यानी जो पढ़ते नहीं है वो, उसमें वो ले जाते हैं, और जो बरस से पढ़ रहे हैं उसमें वो फेल होते रहते हैं, बिल्कुल। तो ये निज़ाम का फेलियर है। ये वो निज़ाम है जो फेल हो रहा है, कि हमने जब किसी के लिखे हुए को याद करके मुंतकिल कर दिया तो समझ तो कहीं थी ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, और रट्टाबाजी था। उसके बाद नताइज हमारे सामने, बल्कि मेरा एक बड़ा वायरल हुआ क्लिप जिसमें मैंने काम करने वाले निकम्मे बच्चे, कुछ 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा, एक टीवी चैनल के ऊपर, उसमें मैंने कहा था जो बच्चा घर का काम करेगा ना, उसे निकम्मा कहा जाता। ठीक है। जो दही ले आएगा, जो पप्पो को छोड़ के आएगा, जो खाला को लेके आएगा, वो निकम्मा होगा। और जो 1100 में से 1100 ले लेगा, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो काम का बच्चा होगा। हालांकि उसका इंटेलेक्ट लेवल आप देख लें सर, जिसको याद करने के अलावा तो उसके अंदर कोई और काबिलियत है ही नहीं। और बाद में बड़े ओहदे पे जब वो बैठेगा, वो तो इंसानों से मिलना नहीं जानता था। हाँ। उसका कैसे, कड़वी हकीकत है, जनाबे वाला। अच्छा शाह साहब, एक कड़वा सवाल पूछ लूँ इजाज़त दें? जी, सर, आपकी इस डोमेन के अंदर जो सुनने में आया है, मतलब मेरे एक दो मैं भी लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं जी हमने, कोई कहता है 12 लाख रुपया दे के आइल्स में 8 बैंड लिया है, कोई कहता है 10 लाख दे, कोई कहता है 15 लाख दे के। क्या इसमें वाकई होता है इस तरह? जी, मैं इस बात को बिल्कुल, मैं इसकी नफ़ी करता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं मुमकिन। एक तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि धोखा दिया उसे जा सकता है जो धोखा लेने में दिलचस्पी रखता हो, ये तो कैन हकीकत जी। हमारे यहाँ लोगों के पास वैसे पढ़ने के लिए उतना पैसा नहीं है जितना पढ़ने से बचने के लिए है। हाँ। वो तो है, वो उसको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। मार्केट में इस तरह की खबरें हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, सुनी है। सबसे ज़्यादा वैलिड और ऑथेंटिक जो रिज़ल्ट है और जो मटेरियल है, वो आइल्स को ही समझा देखा जाता है इस वक्त तक। बिल्कुल। तो इस तरह की खबरें उड़ा के लोग बाद में गायब हो जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो स्कैन करके रिजल्ट बना के उसको दे देते हैं। अच्छा, मतलब फेक होता है। और उसकी वजह से कोई 1-2 लोग जो मेरे इल्म में, ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में आए हैं, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, उनको बाकायदा जब वो वहाँ पहुँचे, कहीं उन्होंने जॉब की या किसी इदारे कैसे यहाँ से किस तरह वो निकल गए, जिनने इस तरह की हरकत स्कैन वाली की हुई, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको चैलेंज किया उनके प्रोफेसर ने, जिस कॉलेज में वो बैठे हुए थे, कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही तो तुम्हारा आइल्स में रिजल्ट क्या था। उसने वैसे चैलेंज कर लिया। उसने कहते जनाब आइल्स में मैंने 8 बैंड लिए थे। उसने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। उसने ब्रिटिश काउंसिल को ईमेल लिख दी। जब उसने ईमेल लिखी तो उन्हें कहा डिपोर्ट करें या जेल करें, तो उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, जेल हुई। अच्छा, वो वहाँ पर जेल के में अंदर पड़ा हुआ है। वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, और इस तरह के मामलों में तो अकल भी नहीं चलानी चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, बुनियादी तौर पर आप देखिए ना, पाकिस्तान से बाहर उनको पता है कि आप पढ़ने आ रहे हैं, ये तो आपको पता है कि आप बसने जा रहे हैं, और डॉलर या पाउंड कमाने जा रहे हैं, और ज़रूर जाएं, ऐसी कोई इसमें कोई नहीं। ये तो एहसान है उस कौम का। वो कहते हैं कि यहाँ आओगे तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम 400 लोगों में बैठ के अपने प्रोफेसर को सुनोगे, तुम्हें नोट्स बनाने में तकलीफ ना हो। अब उन्हें क्या पता कि हम नोट्स तो बनाते ही नहीं है। हमें तो वो भी तो किसी सर के नोट्स मिल जाते हैं, हम उनको भी याद कर लिया। अब तो और आसानी होगी ना, फाइवर पे, अपवर्क पे जाए, वहाँ पे अपनी असाइनमेंट करवा लें अपनी। और ये अपवर्क है, अपवर्क है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा सर, आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं लाइफ कोच के हवाले से या मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से, या आप जो पेरेंटिंग करते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। इवन जिन लोगों ने कोशिश भी की, जिस तरह आपने भी कोशिश की, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको लोकल मार्केट में नहीं मिली। तो इसकी क्या बुनियादी वजह समझते हैं? क्या हम एज ए कौम इस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, या इसकी कोई और रीज़न आपको नज़र आती है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो तो ज़ाहिर आगाही है। जैसे आप जैसे बड़े दोस्त जो हैं वो ज़ाहिर इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, हाईलाइट करते हैं, अवेयरनेस की कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले कड़ी है जो हम आप बैठे हैं यहाँ पर। आगाही की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि लोगों को नहीं है। मैं इसको थोड़ा तफसील से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि असल में ये ख़राबी आती वहाँ से है जहाँ वो जो शादी है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, वहाँ से ये ठीक है काम आ रहा है, ख़राब वहीं से हो रहा है। मैं लोगों से कहता हूँ कि जब 2 लोगों की शादी हुई है तो उन्हें एक दूसरे को दरियाफ्त करने का अब वक्त मिला है। सही। लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिलता। वो भींट चढ़ जाते हैं उन वादों के कि तुमने मेरे घर वालों का ख्याल रखना और मैंने तुम्हारे घर वालों का।
कोई ये कहने वाला नहीं होता कि असल में आप लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखना सीखना है, और उससे आप ख्याल रखना सीखेंगे फिर आप किसी का भी ख्याल रखते रहे। सही। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो हनीमून पर छोटी बहनों को साथ भेज दिया जाता है, और भाइयों को, और खाला या फुप्पो कहते हैं मैं नाल जावांगी। सर मैं अभी परसों आया हूँ नथिया गली से, तो वहाँ एक इसी तरह एक फ्रेश कपल आया हुआ था, तो उसके साथ कुछ 10-12 लोग थे, और कमरा भी उन्होंने सेम ही बड़ा उन्होंने लिया हुआ था कमरा उसी में। और वो कपल पता क्या कर रहा था बाद में, वो बेचारा जगह ढूंढता फिर रहा था कि कहीं बैठ के 10 मिनट के लिए बात करने की जगह मिल जाए। बिल्कुल। और आजकल सर जो जॉइंट फैमिली कपल्स रह रहे हैं वो रात को वॉक के बहाने पे निकलते हैं, और जो उन्होंने फफोले फोड़ने होते हैं वो बाहर फोड़ के वापस आते हैं, यानी अपने घर में। देखें आज मैं समधियों के ट्रेनिंग के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मैंने 18 साल पहले कोशिश की थी कि प्री मैरिज कोचिंग की ज़रूरत है। सही। कि इनको बताए बसना सिखाएं, इनको बसते कैसे हैं, एक दूसरे को वैल्यू। देखें औरत को ना पहला साल नहीं बोलता, हाँ ऐसे ही, और वो ताना बन के पूरी ज़िंदगी उस मर्द को खा जाता है कि आपने ये किया था, आपने वो किया था, आपने यूँ किया, आपने ये किया। पहला बरस बड़ा अहम बरस होता है, और अगर ये पहला बरस उसे अच्छी तरह दे दिया जाए फिर आपके सारे बरस ठीक हो जाते हैं। तो मर्द पहला बरस उसको कंट्रोल कर, ये कर, वो कर, समझो के उसका खिराज पूरी ज़िंदगी अदा करता है तानों की सूरत में। ऐसे ही है। और ये बात उन बड़ों को कौन समझाए? वो कहते हमारे दौर में तो नाल को इन्ने बैंडे सन। अक्सर कहते कि हम तो इतने बड़े बड़े, हम तो कभी अपने माँ बाप, भाई क्यों ना शादी हो गई है तुम्हारी, क्यों ना तुम बैठो। लेकिन वो नहीं बैठते थे, उसका खिराज फिर ये भुगतते हैं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत समधियों को है। हाँ ठीक है। उनको ट्रेन किया जाए जो कि उन्हें समझ नहीं आ रही, वो उसी तरीके से देखना चाहते हैं। और आजकल बेटियां जो हैं वो खुला यूं ले लेती हैं। ऐसे ही है। मेरे पास ARY वाले आए इंटरव्यू करने के लिए मेरा, तो उस वक्त वो जो काम हुआ था, एक हफ्ते के अंदर 500 खुला हुई हमारे लाहौर में, एक हफ्ते में। ये 8-10 महीने पहले की बात है मेरा जब इंटरव्यू हुआ। और उसमें ज़्यादातर जो खातिन कह रही थी वो ये कह रही थी कि अब हम कमाती हैं और इतना चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जो गैर मुनासिब है। बिल्कुल। लेकिन अगर उन बेटियों बहनों के साथ कोई बैठ के उन्हें सुनने वाला होता तो खुला नहीं होनी थी। बिल्कुल। और वो सुनाती किसको है, जिस तरफ मैं अब आपकी बात मैं बुलाना चाह रहा हूँ, एक खाला के साथ अगर बेटी बात करेगी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो खाला ने तो बाइस्ड ओपिनियन देनी है। ऐसी। लड़का बात करेगा तो बाइस्ड ओपिनियन देनी है। यहाँ एक्सपर्ट्स आते हैं, वो बाइस्ड नहीं होते, वो घर बसा, वो हाँ वो घर बसाने में दिलचस्पी रखते हैं। जिस तरह मेरे अली का बड़ा खूबसूरत एक साहब उनके पास दौड़ते हुए आए कि उनकी एक आंख निकली हुई थी, और कहने लगे फलां शख्स ने मेरी आंख निकाल दी है। तो हज़रत अली ने कहा उन्हें तो बुलाओ। जब उन्हें बुलाया, जब वो आया तो उसकी दोनों आंखें निकली हुई थी। अच्छा। तो इससे समझने को क्या मिलता है कि जब आपके पास एक शख्स बात लेकर आए तो वो एक साइड की बात होती है, स्टोरी है। आपको दूसरी तरफ भी देखना होता है। और एक्सपर्ट जब बैठते हैं वो टैप करते हैं उन एरियाज में जाकर, और ये रिलेशन ठीक हो जाए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। रब्बे कायनात की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप। और ये ठीक होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। ऐसे ही है। अब ये ठीक नहीं होते, ये अड़े हुए होते हैं, ये सड़े हुए होते हैं। नतीजा उसका क्या निकलता है, जो इनके करीब आते हैं साड़ के रख देते हैं उसे। और इससे ना शाह साहब आगे नस्ल खराब होती है। यकीनन। देखिए जो आगे इनसे बच्चे होने हैं, जब बच्चा आंख खोलेगा और उसने ये फ्रस्ट्रेशन देखनी है, उसने इस तरह का नेगेटिव माहौल देखना है अपने इर्द गिर्द, तो वो भी वही तैयार होगा। और यही होता है। हाँ, वही जो अभी आपने खूबसूरत बात की कि साढ़े वक्त इस नाल सी बंदे, ठीक है, तो वही अगर चलाते जाएंगे तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, और यही सिलसिला चल रहा है। तो आपको और हमें खास तौर पर एक्सपर्ट्स की तरफ भेजना चाहिए इन लोगों को। थोड़ा सा पहले बल्कि बताइएगा सर, ये लाइफ कोच का जो वर्ड है ये किस तरह से काम करता है, और क्या इसकी एक प्रॉपर, जिस तरह आपने कहा सर्टिफिकेशन ली है, क्या हमारे यहाँ भी इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? ये सिर्फ बहुत कम हो रहा है। वैसे मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, पहले के बुजुर्ग जो होते थे ना वली, वो लाइफ कोचेज होते थे। वली लाइफ कोच ही होता था। सही है। वो आपको सुनता था। लाइफ कोच का सबसे बड़ा काम क्या है, वो आपको सुनते और लेबल नहीं करता। ठीक है। हमारे लेबलिंग बड़ी होती है। हाँ। लाइफ कोच मैं अब डिप्रेशन एंजाइटी वाले लोगों को देखता हूँ, मेरे पास कपल्स आते हैं उनको मैं देखता हूँ, पेरेंट्स आते हैं, ब्रेकअप्स, ये जो यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर में तो ब्रेकअप हो रहा होता है। अब इन बच्चों को भी तो कोई सुनने वाला नहीं है ना, माँ बाप से ये कह नहीं सकते जो कि वो गैर शरई गैर मुनासिब फेल। बिल्कुल। लेकिन नफ्सियात का तो मसला है ना, वो हाँ जी, कोई तो होने सुनने वाला, कोई तो उन्हें बताने वाला। और जब आप सुनोगे नहीं कुछ नहीं हो सकता। बेगम और बच्चों के लिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, ये होते इसलिए कि इन्हें सुना जाए, इन्हें सुनाना नहीं चाहिए। इनके सामने एक्ट ऐसा करना चाहिए कि इन तक अमल पहुँचे। ज़बान के ज़रिए आप इन्हें कभी टीच नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है।
कि मैं तो तुम्हें, और क्या होता है, मैं तो तुम्हें पहले कहता था। ये जब आप कहते हैं ना पहले ही कहता था, ये बड़ा चरका है जो आप लगाते हैं। नेवर एवर। और मर्द को खास तौर पर घर में जाके टीवी टाइम नहीं होता, वो बीवी टाइम होता है। घर में टीवी नहीं देखना चाहिए। आई ऑलवेज टेल 8 बजे 9 बजे वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, हाँ देखना है तो बेगम को ड्रामा देख रहे तो साथ बैठ के ड्रामा देखें, फिर आपके साथ ड्रामा नहीं होगा। बहुत फ़ायदा होता है। अक्सर मेरे पास एक ख़राब तशरीफ़ लाके लगे, शाहजी मैं थकिया टुटिया जाना, तो वो मेरे ते बच्चे छड़ देंदी है। सही छड़ देंदी है। यू अंडरस्टैंड। मैंने कहा बंदे खुदा, मेरी वालदा मुझे कहती है कि बच्चे टेंशन रिलीजिंग कैप्सूल्स होते हैं, ऐसे ही है, ये राहत बख्शते हैं आपको। तो मैंने कहा वो तो आपको राहत मिल रही है। कहते नहीं मैं खबरें सुननी होंगी नहीं। मैंने कहा सारे कम बाहर देने घर में बच्चों के पास। अब यहाँ देखिए ना माइंडसेट का पता चल रहा है, प्रायोरिटीज का पता चल रहा है आपका, कि वो आप सर अपना फ़ोन घर जाए ना, आप फ़ोन रख दें कहीं ऊंचा, आपके बच्चों को और बीवी को पता लग गया कि ये हमें वक्त दे रहा है, एमरजेंसी कॉल आती है उठा ली। घर में जो फेसबुक देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, वो घर वालों के साथ नहीं होता। एक साहब कहने लगे कि मैं घर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा एक पहले दिमाग ख़राब है। मैंने कहता हूँ भाई तुम तो आलिम हो, तुम्हें तो इल्म है कि तुम्हारा पहले से दिमाग ख़राब है, और जिस घड़ी तुम्हें इल्म है तो उसे ठीक करके घर जाओ ना। क्योंकि देखिए घर जैसी जन्नत में जब एक मर्द दिमाग में दोज़ख लेके घुसेगा, वो तो उसे दोज़ख बना के रख देगा। मुझे राहत चाहिए तो मुझे राहत का इंतज़ाम करना है। और वो राहत पर मुझे याद आया, एक साहब कहने लगे मेरी तो बेगम का नाम भी राहत है लेकिन राहत कोई नहीं जे। तो मैंने कहा साहब राहत दे के राहत ली जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके। और हमारे यहाँ तो जिम्मेदार मर्द जिम्मेदारी औरत के साथ उलझ के खुद जिम्मेदारी बन जाती है, तो उसके फिर ज़ाहिर नतीजे निकले। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इस वक्त जो आप जो बात कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ की आपस में भी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो नहीं हो पा रही। उसकी भी बुनियादी वजह जब हम देखते हैं तो उसके पीछे सास बहू देवरानी और जेठानी और यही वाले रिश्ते हैं। तो इसको किस तरह से टैकल किया जाए सर? ये जो हस्बैंड वाइफ हैं ये कोचेस से मिले, ठीक है, कोचेस इन्हें तरीका बताते हैं। अब मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, एक मेरे पास खातून तशरीफ़ लाई, वो अपनी सास के लिए ना कपड़े वपड़े इस्त्री करके रखने, पानी गर्म करके रखना कि अम्मी जी उठ जाएं पहन ले कर लें, वो सास आराम से बैठी रहती। जिस वक्त उसके बेटे ने आना होता ना, उस वक्त वो कहती नहीं कुड़िए मैं सवेरे दा तेनू कह रही है मैंने पानी गर्म कर दे ते कपड़े इस्त्री कर दे, तो तू सुनती नहीं। हस्बैंड ने वो सुना, हस्बैंड पल पड़ा, आपको पता है। मुझे कहने लगी सर हम इसको कैसे डील करें। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी बहन एक काम करें, आप ना सवेरे कपड़े इस्त्री करें ना पानी गर्म करें, ये आप उस वक्त करें जब उसने आने। तो आप भी और आपने जुमला यही बोलना कि अम्मी जी सवेरे दे कपड़े इस्त्री कीते ने। दिनों में काम ठीक हो गया। अम्मी जी को भी समझ आ गई कि अब मेरे साथ टेक खेला जा रहा है। देखिए एहतराम क्यों ना करें, माँ बाप का करना चाहिए, लेकिन एहतराम का मतलब नफ्सियाती तौर पर मरीज़ बन जाना नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एहतराम का मतलब देखिए मैं अगर अपना ख्याल नहीं रख सकता ना, मैं किसी का ख्याल नहीं रख सकता। बिल्कुल। और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, मेरे वीडियो लेक्चर भी है कि मेरे पास मैं हूँ, मेरे पास तुम हो, कोई ज़रूरी नहीं है जी। मेरे पास मैं होगा तो तुम भी होगा, तू भी होगा, सब होंगे। मेरे पास मेरा होना ज़रूरी है। अगर वो हमारी बहनें ये समझने कि इनको जी की भूख नहीं देनी बुज़ुर्गों को, हाँ जी अम्मी जी, अच्छा जी अम्मी जी, कर लेनी अम्मी जी, अम्मी जी इस बात से खुश है। और अम्मी जी को बताना नहीं, पूछना है। अम्मी जी नहीं रोकती। एक अगर खातून तैयार होकर अपनी सास के पास आती है, अम्मी जी मैं चली हाँ, और अगर उससे पहले ये कह दे कि अम्मी जी उत्थे जाना है मैं चली जावा, थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ फ़र्क है बिल्कुल। और अम्मी जी को एहसास होता है मेरे तो पूछे आए। जिस घड़ी अम्मी को ये एहसास हो मेरे तो पूछे आए, सूरत हाल और रहती है। और जदो दसे है ना, और वो कहती है बाद में बैठ के कि मुझे बताया था, उसने पूछा तो नहीं था। हस्बैंड से भी ये कहना चाहिए कि कल मैंने बहन के यहाँ जाना है तो मैं चली जाऊँ, और अगर वो कहते मैं कल बहन के यहाँ जा रही हूँ, भाई क्या है, लफ्ज़ों का ही तो फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे। और इसमें रिश्ते तय पा जाते हैं। और उसकी ट्रेनिंग किसने देनी है? लाइफ कोच ने। और अगर ज़्यादातर रिश्ते बहनों के ख़राब कहाँ, या सहेलियाँ ख़राब करती हैं या बहनें ख़राब करती हैं जी, और उनके अपने घर ठीक नहीं होते, वो दूसरे का घर बसता वो देख नहीं पा रही होती, मशवरे वो सिंसियर होकर देती हैं, नतीजा उसका क्या निकलता है कि वो भी घर आके बैठ जाती। अच्छा, इस पे बल्कि अगला सवाल मेरा इसी से ही है कि ये जो जेलसी फैक्टर है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हमारे रिश्तों को डिस्टर्ब करने में। देखिए अल्लाह की तकसीम है ना, अल्लाह ने एक आपको इज़्ज़त दी, एक मुझे इज़्ज़त दी। क्या मुझे जो इज़्ज़त मिली वो आपको मिल सकती है? नहीं। हम दोनों का अपना अपना रोल है, अल्लाह ताला की ज़ात का एक निज़ाम है, उस पर हम क्यों इत्तफाक नहीं करते? अब मिसाल के तौर पे 3 बहन भाई हैं,
एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग निज़ाम है। ऐसे ही। तीनों को अलग अलग अल्लाह ने दौलत से नवाजा, अलग अलग इज़्ज़त से नवाजा, अलग अलग उनके अंदर क्वालिटीज़ रखी। हमें पता भी है ये चीज़, इस पे हम मानते भी हैं, यकीन भी रखते हैं। उसके बावजूद हम एक दूसरे को देख के फिर जेलस होते हैं, और जेलसी के चक्कर में हम अपनी लाइफ बर्बाद कर बैठते हैं। बिल्कुल आपने बजा तो फरमाया। इसके ऊपर भी क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं लोगों से कहता हूँ जिनके अंगूठे नहीं मिलते हैं उनके दिमाग कैसे मिल सकते हैं, और हमारा मुख्तलिफ होना हमारे रब के और हसीन होने की दलील है। बेशक कि हम सब मुख्तलिफ अलग बनाया, अलग, हम सब अलग हैं। अच्छा, अब जब हम सब अलग हैं, देखिए जो हसद में चला जाता है उससे ज़रूरत है संभालने वाले की, और अगर संभालने वाले को हसद करने वाले से भी हसद हो जाए तो कौन संभालेगा? यहाँ वो एजुकेशन आती है जी। हमें एजुकेट करना, और ये बचपन में माएँ पहले किया करती थी। आज तो माँ के पास वक्त नहीं है। माएँ बैठ के बताती होती थी कि ये इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बात है, तुम इसको देख लो, तुम उसको देख लो, और हसद नहीं करना, बराबरी को देखना है। माएँ पहले आपको पता है ट्रेनिंग होती थी, हमारी तो हुई है भाई। वो खास तौर पे ना जब शादी से 2-3 साल पहले बड़ी ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाती थी कि आगे जाके इस तरह से करना है, भी और बेटों की भी, दोनों की होती थी। लेकिन अब वो नहीं रहा सिलसिला। इस तरह एक बड़े काजी वाजिद साहब हुआ करते थे, बड़े गज़ब के, कराची से थे। वो कहने लगे कि हमारे मुआशरे में अब रोकने वाले नहीं रहे, और ये कहते वो टिप टिप आंखें उनकी बरस पड़ी। कहने लगे कि पहले रोक टोक होती थी दादा की, दादी की, नाना की, नानी की, अब तो वो है ही नहीं साथ। पहले तो जो कि आते ही ना जॉइंट फैमिली के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाती है, और जो ही वाला होते रोकने टोकने वाला को है नहीं। आपको हमें बड़ा रोका टोका गया है, इस तरह मत बैठो, इस तरह मत चलो, ये मत करो, वो मत करो, हमें रोका टोका गया। बेशक जितनी उनकी समझ थी, और हमें भी अदब व एहतराम के नाम पर हमारी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं किसी एतबार से हो गई। अब आगे अच्छा खासा गैप, और उस गैप में रोकने वाले उस तर्ज पर रहे नहीं। फिर मज़हब के साथ हमारी कमिटमेंट उस तर्ज की नहीं रही। पहले मौलवी साहब भी समझाते थे, हम जिनके यहाँ पढ़ने जाते थे वो हमें सच झूठ के साथ ये हसद गीबत कुरान की आयत सुना के, अहादीस सुना के। अब तो कारी साहब थोड़ी देर को आते हैं, 15 मिनट के लिए शीन काफ दुरुस्त करवा के वो निकल लेते हैं। बाकी चीज़ों में उनकी दिलचस्पी नहीं, जो कि उनके पास टाइम ही नमाज़ों के दरमियान पढ़ाने का होता है। तो उसके नताइज फिर क्या निकलेंगे? उसके नताइज फिर इसी सूरत में निकलेंगे। हमारे यहाँ चारों कुल तो लगे होते हैं, लेकिन चारों कुल से सीखने को क्या मिलता है वो कहाँ घर में होता है? हर घर में कुरान जैसी हिकमत वाली किताब मौजूद है, लेकिन हिकमत नहीं नसीब हो रही। उसकी बुनियादी वजह है कि उससे हम वो ले नहीं पा रहे जो बिल्कुल। अभी एक और जो है ना, पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ मेरे मतलब नोटिस में ये आई है कि पहले तो देखिए होता था कि सास बहू की लड़ाई चल रही थी। अभी जो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के अगेंस्ट हो गए हैं। मुझे तो ये चीज़ शायद समझ नहीं आती, ना हज़म होती है कि एक माँ ने अपने पेट से बच्चे को जना, परवरिश की, उसकी बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहा। आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए तो बहुत है, ये बच्चों के लिए ही करते हैं। ऐसे। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक टाइम आता है कि 3-4 आपके बच्चे, उनमें से 1 या 2 के आप ऐसे खिलाफ होते हैं कि आप उसको कब्र तक पहुंचा देते हैं। अभी एक रिसेंटली वाक़या हुआ है एक जानने वालों का, उन्होंने मतलब वो इस हद तक उस बच्चे को उन्होंने जिज किया है कि वो ही पास्ड अवे। लॉर्ड, ठीक है। अब कैसे, मैं तो समझ से काफिर हूँ ये चीज़ कि मतलब एक माँ इतनी नफरत अपने बच्चे से कैसे कर सकती है कि उसको जादू टूने की हद तक वो चलेगी और वो कब्र की उसमें चला गया। इस तरह की 20 कहानियां हम भी लोग रोज सुनते हैं। खासतौर पे छोटे शहरों में तो बहुत है, ये हर जगह पर। कुछ शहरों, बड़े शहरों में भी होते हैं, छोटे वो ज़रा और तरह से। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर काफ़ी हम लोग भी काम कर रहे हैं और काफ़ी अवेयरनेस इसके ऊपर चल भी रही है। ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं सबसे पहले, उसके लिए अगेन अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जिसने ठीक करना है उसका ठीक होना ज़रूरी है ना। ट्रू। अब अगर वालिदैन उस हद तक चले गए तो उन वालिदैन को ज़रूरत थी किसी की, और जिसकी ज़रूरत थी वो या तो उनके पास नहीं था या फिर उसने कहा आणगे तो दसांगे। इस वक्त मुझे याद है मैं PTV के ऊपर मॉर्निंग शो किया करता था, तो उस्ताद सलामत हुसैन खान एक बहुत बड़े उस्ताद थे मौसीकी के, वो तशरीफ़ लाए, यानी हम उनके मानने वालों में से, दुनिया मानते, तानसेन उन्हें कहा जाता था। तो वो मुझे कहने लगे कि शाह जी सुनने वाले नहीं रहे। क्या बात है। उन्होंने मुझे ये बात मैंने उनसे कहा कि जनाब आप ज़ाहिर है मेरे लिए एक वाजिबुल एहतराम है, तो मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं कि सुनाने वाले पैदा किसने करने थे। तो मैंने ये जुमला ख़त्म हुआ तो थोड़ी देर वो ना ऐसे साकित रहे और मुझे फरमाने लगे कि गल तुसी सही कहती है, उते असी पैदा करने से माँ बाप ने एहसास की भी मशक करवानी होती है। बिल्कुल। और अगर माँ बाप उन्हें एहसास करना नहीं सिखाएंगे, माँ बाप ताने देना सिखाते हैं, एहसास नहीं करना सिखाते। वो उनके साथ बैठ के उन्हें उस तरह सुनते नहीं हैं।
अब देखिए, मैं एक मश्क आपसे शेयर करता हूँ जी। एक बच्चा आया अपने बाप के पास बैठा है और उसे कहते अब्बा जी मैं मरी जाने, सही, और वो आगे से कहते नहीं जाना वे, तो कुछ नहीं सीखेगा वो बच्चा। हाँ। और अगर वही अब्बा उसे कहता है कि बेटा मरी जाने के फ़ायदे लिख कर ले आओ और मुझे कायल करो, वो बच्चा गया, उसने लिखा कि मरी जाने के बड़े फ़ायदे हैं, पहला फ़ायदा ये है, इसकी वजाहत ये है, दूसरा फ़ायदा ये है, इसकी वजाहत ये है, और इस बुनियाद पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे मरी जाने दें। अब ये जो सलीका है बात करने का, ये हमें सिखाया नहीं जाता, वालिदैन में नहीं सिखाते। ऐसा ही है। अब अगर वो बच्चा इस तर्ज पर आके बात करेगा तो वालिद भी ना ही करे, वो उसे कहेगा बेटा मैंने आपकी बात पढ़ ली, सुन ली, मरी जाने के कुछ नुकसानात भी हैं, पहला नुकसान ये है, उसकी वजाहत ये है, दूसरा ये है, उसकी वजह, इस बुनियाद पर मैं आपको रोक रहा हूँ, मज़ीद हम इस पे बैठ के बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है ये इसके पीछे नफ्सा नफ्सी की वजह है? खुदा, हाँ, नहीं, तरबियत नहीं है। नहीं, तरबियत क्यों सर खत्म हुई ना? देखिए चल रही थी ना तरबियत, वो तो ज़रा नफ्सा नफ्सी आ गया। अब तो ज़रा आपको लोगों को दिखाने के आप क्या बला है। देखिए किसी को शिकार करने वाला खुद शिकार हो रहा होता है, और यही हो रहा है यहाँ पर। अब अगर ये गुफ्तगू हस्बैंड वाइफ भी इसी तर्ज पर करें, बच्चे इसी तर्ज पर करेंगे। अब हस्बैंड जब वाइफ को बुलाएगा कि मैं तेरे नाल गल करनी है तो मुंह ना बनाई तू, तो गल तो नहीं होएगी, मुंह तो बन जाएगा। वो अगर उसे कहते हैं कि मैंने बेटी की शादी फला जगह पर करने का सोचा है और मुझे तुमसे बात करनी है, पहला फ़ायदा ये है, उसकी वजाहत, दूसरा फ़ायदा ये, उसकी वजाहत, मैं समझता हूँ ये कर ले, तुम्हारा क्या ख्याल है? लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो आप तो पहले फ़िक्रे में ही ना अगले को चिढ़ा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद उसने कहा, जब उसने कहा कि मैं गल करने तो मुंह ना बना लें, तो मुंह तो बन गया ना। इसी तरह बच्चों के साथ भी हमारा सिलसिला होता है। हाँ जी। देखें, इंसान में और हैवान में फ़र्क ही, हैवान नातिक कहा गया इंसान को जी, फ़र्क ही कलाम का है। बेशक। तो जब फ़र्क कलाम डालते तो कलाम की तो मश्क ही नहीं है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हम जिसे कहते हैं, हमारे तो उसकी मश्क नहीं, हमें तो सलीका नहीं। हमारे यहाँ इंटरव्यूअर बेइज्जत करने के लिए बैठते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कि मैं हुण सवाल पूछांगा, इन्हों नहीं आएगा, वेख लेना सर जी तुसी। सर मेरे साथ बड़ी दफ़ा हुआ है, मुझे बड़े दोस्तों ने ये कमेंट किया, यार तुम बड़ा ड्राई टाइप के जो है ना पॉडकास्ट करते हो। मैंने कहा यार देखो, ये जो माइक मेरे सामने है ना, और ये जो कैमरे लगे हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं हक ही नहीं रखता कि अपने गेस्ट, हालांकि यकीन कीजिए शाह साहब, ऐसे ऐसे गेस्ट आए हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट हमें मिले और रिकॉर्ड भी हो गए वो पॉइंट, कि अगर हम उनको लगा देते तो हमारी रेटिंग शायद ऊपर चले जाती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस वक्त मेरे घर पे हैं, ये स्टूडियो मेरा घर है ना जनाब वाला, तो आप मेरी इज्जत है। तो अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूँगा ना तो फिर खत्म हो गई ना कहानी। तो फिर ठीक है, फिर व्यू छोड़ दे, व्यू लेने के लिए तो फिर शाह साहब को किसी और को बुलाना पड़े ना यहाँ पे। तो ये वाकई एक तरबियत का मैटर है। अब एक और बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नज़र आ रही है कि बच्चों को आज, बल्कि मैं अपने बेटे के स्कूल में था, पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा जी देखें, बच्चा है ना, इसका नाम ही बच्चा है, इसको आप घर में टोकें नहीं। अब उसने पानी गिरा दिया है, बर्फ़ जाएंगे उसके ऊपर, उसने कुछ छोटी सी हरकत कर दी, बर्फ़ जाएंगे, कहते उससे होगा क्या? ये इस वक्त एज के इस हिस्से में है कि यहाँ पे इसको टोका गया ना और डांटा गया अगर इसको किसी एक छोटी सी गलती से, तो वो डर जाएगा, वो खौफज़दा हो जाएगा। अगले 2-3 साल तक उसके दिमाग से वो बात निकलेगी नहीं। कह रहे करने दें उनको गलती है, ठीक है, बच्चा है वो बनाई गलती के लिए, उसको गलती करने दो, उसको सिखाएं उस गलती से कि बेटा आपने ये किया है, ये नेक्स्ट टाइम नहीं करना। उसको प्रॉपर एक गाइड करें, वही जो आपने अभी अर्ज़ किया कि अगर उस तरह से हम लेके चलेंगे चीज़ों को, तो मेरा ख्याल है फिर एक बेहतरीन बच्चा बनेगा। लेकिन मुझे जो लगता है ना, इसके पीछे नफ्सा नफ्सी है कि हम कमर्शलाइज्ड इतने हो गए हैं। जिस तरह आपने कहा कि घर पहुँचते ही हर चीज़ स्विच ऑफ करनी है, वो एक मोड अलग है, बिल्कुल अलग है। इस वक्त हमारा प्रोफेशनल मोड दोनों का ऑन है, लेकिन जब हम घर जाएंगे तो हमारा पर्सनल मोड ऑन होना चाहिए। लेकिन हमारा 90, अच्छा यहाँ पे हमारा इस वक्त जो है ना, जो एक और उल्टी गेम चल पड़ी है कि काम के दौरान हमारा पर्सनल मोड ऑन है और घर के दौरान हमारा प्रोफेशनल मोड ऑन है। तो इसने मुझे लगता है कि बहुत सारे रिश्तों में खलल भी डाला है। बिल्कुल बड़ा फरमा रहे आपने, जो कि स्कूल की बात की, और बड़ी अच्छी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आप करते हैं और कर रहे हैं। स्कूल में जनाब, जब आप कोई बच्चे के मुतालिक उस्ताद बैठ के कहते हैं ना, ये नहीं करता और यूँ नहीं करता जी, तो ये ज़रूर कहा करें कि हम आपके पास किस लिए भेज रहे हैं, ये ज़रूर पूछा करें जी। और जितने बड़े स्कूल्स हैं नॉर्मली, वो क्या करते हैं, वहाँ से वालिदैन भी छोटी मोटी डांट खा के आ रहे होते हैं कि आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया, आपने वो नहीं। बाबा ऐसी बात नहीं है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास वक्त नहीं था, हमने बेशक बच्चों को हमने देखना है, लेकिन जो आप क्या कर रहे हैं, अब मैं से ये होमवर्क नहीं करके लाता भाई, ये तो आपने मोटिवेट करना है, ये हमने तो नहीं करना। अच्छा इसको ये भी नहीं आता भाई, ये आपने करना है। 8-7 घंटे आपके पास है, हमने उसे एंजॉय करना है, हमें उसे एंजॉय। आप भी अपने हिस्से का, हम भी अपने हिस्से का डांट डपट, और फिर क्या होता है, 30-40 हज़ार उधर भरो, 30-40 हज़ार घर में ट्यूटर को बुलाओ भरो।
नहीं बाबा, ना करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि वालदा को ख़ास तौर पर अगर वो अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना शुरू कर दे तो कम से कम घर का 30-40 हज़ार बच सकता है जी। और वो उसको पूरा करने के लिए वो जॉब करती हैं और फिर इनके झगड़े ख़त्म नहीं होते। हाँ। और मामलात कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो बच्चों को ज़रूर टोकने की बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बच्चा जब गलती करता है तो वो एक सिचुएशन आपके सामने आती है, एक सिनेरियो आता है, वो सिनेरियो दावत देता है टीच करने की, और हम उस सिनेरियो में झिड़क देते हैं। हाँ। रोक लेते हैं। तो किसी को जब बगैर वजह बताए टोकेंगे तो वो अपने बहन भाइयों को भी टोकते हैं, वजह उनके पास भी नहीं होती। तो वजह, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि रीज़न देता वही है जो रीज़नेबल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, खूबसूरत टाइटल। हाँ, तो आप रीज़नेबल होने के लिए रीज़न दें और बच्चे को सिखाएं। कोई भी बच्चा आपसे अगर आपका बच्चा आप कहते हैं मैंने वो वाला टॉय लेना है, आपने कहा बेटा ज़रूर लेंगे, मुझे 2 वजह बताओ इसकी। उसे पता चलेगा कि यार हर चीज़ की वजह होती है। हाँ। और वो फिर आइंदा तैयारी करके आएगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसकी ये 2 वजूहात हैं। फिर वो रीज़नेबल बच्चा होगा, रीज़नेबल बच्चा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये आपका हमारा काम है, करना चाहिए हमेशा। इसीलिए मैं जो भी हमें सुन रहे हैं उन्हें ये करना चाहिए, बच्चे को बुला के बेटा वो आप काम करना कल चाह रहे थे उसकी मुझे कोई वजह बताएंगे आप? अक्सर बस दिल कर रहा था। दिल कर रहा था, कोई रीज़न नहीं होती सर, और दुनिया उसको नहीं मानती है। बिल्कुल सही है। उसको माँ बाप थोड़ी देर के लिए बाय कर ले, कोई नहीं मानता। वो बड़ा खूबसूरत किसी का शेर है सर कि उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन अपना। क्या बात है कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। वाह, हमें ही करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये कड़वी हकीकत है सर जनाबे वाला। लगता यही है ना कि बड़ी सुकून लाइफ है, क्या सक्सेस है। मैं तो समझता हूँ इंसान जितना अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता जाता है ना, उस पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाती हैं। और अगर वो समझने वाला शख्स हो तो वो यकीन करें उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ही अपनी लाइफ गुजार देता है। अगर आप ना समझे तो फिर ठीक है, फिर एक आवारागर्द शख्स की तरह घूमते रहे, फिर तो आप बेलगाम घोड़े हैं ना, फिर तो आपको कोई पर्पस नहीं है। सर अपनी जिम्मेदारी पहले उठाएं और अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी, ये बड़ा ज़रूरी है। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी को सबसे पहले रखें। और ये खुद गरजी नहीं है, ये तकवा है कि मैंने जवाब देना है, मेरे जिस्म के हर हिस्से का मैंने जवाब देना है। तो पहले तो उसका हक है ना मेरे ऊपर। तो मैं खुश हूँ नहीं हूँ, मुझे ये ख्याल रखना है। मैं खुश हूँ ना, मेरे इर्द सब लोग खुश रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं दुखी हूँ तो वो उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया, फिर वही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी थोड़ा सा दोबारा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लाइफ कोचिंग की तरफ। इसके लिए सर जिस तरह आपने कहा कि आपने बाहर से इसकी ट्रेनिंग ली, हमारे यहाँ क्योंकि देखिए अगर आप लेट्स से अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आते हैं या यूके से ट्रेनिंग या यूरोप से ट्रेनिंग लेके आते हैं, क्या वो चीज़ें हमारे यहाँ वैलिड होती हैं? क्योंकि सम टाइम होता है ना कि उन्होंने जो आपको ट्रेनिंग करवानी वो अपने मुआशरे के हिसाब से या अपने कल्चर के हिसाब से करवानी है, तो जब हमारे यहाँ उसको आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या आप उसको मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल फ्लेवर या उसी तरह से जिस तरह वो चल रही हैं उसी को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है और कोई पढ़ा लिखा शख्स ऐसा सवाल कर सकता है। सर आपने माशाल्लाह से सवाल किया। देखिए, कोई भी चीज़ जब तक कॉन्टेक्स्टलाइज ना हो उसका असर ही नहीं होता जी। तो हमें उसे कॉन्टेक्स्ट में तो ज़ाहिर लोकलाइज करना पड़ता है। यानी हमने कोई भी उसूल पढ़ा कि मर्द और ख़ातीन के यहाँ ये मसाइल पाए जाते हैं। सही। अब उन मसाइल का वजूद तो सब जगह पाया जाएगा, बेशक उसकी वजूहात में इख्तलाफ हो सकता है। बिल्कुल ऐसे कि उनके यहाँ वजूहात और होंगी, इनके यहाँ वजूहात और होंगी, और इधर वाली वजूहात का तो हमें इल्म है साहब। बिल्कुल कि यहाँ क्या होता है, रोज़ कहानियाँ हम सुनते हैं। और मेरे यहाँ जितने भी बाहर में जो काम करते हैं उसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं, बांग्लादेश हैं, जनूबी एशिया से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते होते हैं। जब मुझे किसी अंग्रेज़ कपल की कोचिंग करनी पड़ती है या किसी यूरोपियन कपल की कोचिंग करनी पड़ती है तो उस वक्त क्या होता है, मेरे पास अगर उसकी उस जगह का इल्म हो तो ही मैं उन्हें लेता हूँ। अच्छा। अगर मुझे इल्म ना हो तो मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, क्योंकि क्या हालात वाक़या डिफरेंट है ना, बहुत मुख्तलिफ होते हैं। और अब चूँकि सोशल मीडिया इतना, अब कोई दूर तो रहा नहीं। हाँ, ये तो है। अब आप तो 2-4 फिल्में भी उनकी देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और फिर हम लोग तो पढ़ते देखते, जो रिसर्च कर पढ़ते हैं हम लोग, चूँकि हमारे पर ज़रूरी होता है रिसर्च पढ़ना, तो रिसर्च में ये सारी चीज़ें आई हुई होती हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने लेटेस्ट आर्टिकल रिसर्च का यूरोप के कपल्स पे पढ़ लिया तो काफ़ी कहानियाँ उसके अंदर किसी न किसी एतबार से मौजूद होती हैं। पाकिस्तान में तो बहुत कम काम हो रहा है। और आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी है कि वो इनके ऊपर मौजू को ज़ेर बहस लाते हैं, गुफ्तगू में इसको लेकर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में तो ये बाकायदा सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को रिलेशनशिप। आप देखिए, मुझे एक दुकानदार मिला, कहने लगा सर मेरे पास जब बच्चा दौड़ता हुआ कोई चीज़ लेने आता है ना महल्ले का, तो मुझे पता चल जाता है कि घर में फुफ्फू आई है कि खाला आई है। अच्छा, अब देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन देखिए उस बंदे की, क्या बात है। अब देखें वो बच्चा वो मैसेज लेकर आए अपनी बॉडी में। हाँ, वो कहाँ से आया साहब?
तो बस यही है। हालांकि वही फुप्पो कहीं खाला होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, खाला कहीं फुप्पो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। होता है। तो इसमें ये कोई आपका प्रॉपर सेशन बेस्ड होता है या बस आए एक सेशन लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता सर। हमारा बाकायदा सेशन असेसमेंट होती है। पहला सेशन हमारा असेसमेंट का होता है। सही है। उस असेसमेंट में हम देखते हैं कि अगर उनके मामलात नफ्सियाती नौयत के इस तर्ज के हैं कि उन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को जाना चाहिए, तो फिर हम उन्हें कहते हैं साहब आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाएं, ये हम इसको नहीं देख रहे। सही है। अच्छा, हमारी डोमेन जो कि एज अ लाइफ कोच होती है, हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। मेरी एक किताब है फ़िक्रा बदलें ज़िंदगी बदलें, उसमें लहजे के ऊपर है, क्योंकि मैं कहता हूँ लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहू लहान करते हैं। लफ्ज़ शायद उतनी तकलीफ ना दें, तो हम उनके जुमले बदल के उनके सामने बिठाते हैं कपल्स को। उन्हें कहते हैं कौन से जुमले मसलन आपको तंग करते हैं उसे लिख लीजिए। सही। खातून लिख कर देते हैं हस्बैंड के, हस्बैंड लिख कर देते हैं खातून के। फिर हम उन्हीं जुमलों को बदल के उनसे बुलवाते हैं और कहते हैं अब ज़रा फील करें कैसा लग रहा है। सही सही। सो द मोमेंट दे फील, तो उसको कहते हैं फेक इट टू मेक इट। फॉर अ वीक और सो, कोई 1-1.5 हफ्ते के लिए हम उन्हें कहते हैं कि जब जब ये जुमला ज़बान पे आने लगे उसको इससे बदल के ज़रा देखिए फ़र्क पड़ता है। तो द मोमेंट दे गेट कनेक्टेड, जो ही वो कनेक्ट होते हैं फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। बहुत कम होता है को 8-10 सेशन जा कर लें। सही। नॉर्मली होता है असेसमेंट में कुछ लोग क्लियर हो जाते हैं, नहीं तो 1, 2, 3 हद 10 से ज़्यादा तो कभी कोई नहीं गया। अच्छा, इसमें शाह साहब जो मुझे थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि देखें इट्स अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन व्हिच यू गिव टू द कपल्स। अब वो ड्यूरिंग द मोटिवेशनल सेशन वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं, ये स्पार्क आता है एक, बड़े एनर्जाइज होके जाएंगे। बट जैसे ही वो अपने बैक टू रूटीन पहुंचेंगे, अगेन दे हैव टू डील विद द सेम सॉर्ट ऑफ मैस जो वो जिसकी वजह से वो आपके पास आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका दोबारा होता है ऐसा कि आपके पास आए कपल, 1-2 सेशन किया, थोड़ा सा बेहतर फील करने लगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम वंस अगेन दे हैव स्टार्ट फीलिंग द सेम जो पहले भी चल रहा था उनका। होता है। देखिए, हम उन्हें ट्रिगर्स बताते हैं कि ये ट्रिगर्स हैं, ठीक है, जो कि वो आइडेंटिफाई हो गए। अब जब जब इन ट्रिगर्स के करीब जाएं तो यू नो कि ये ट्रिगर्स हैं। सही। अब आप अगर इन ट्रिगर्स के ऊपर अलर्ट होकर अपने आप को बचा लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं आने की। सही है। और अगर आप इन पर बार बार आपको वो फिर ट्रिगर कर देते हैं तो इसका मतलब आपको मज़ीद सेशंस की ज़रूरत है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को। सही। देखिए, मैं अक्सर, ये आज़मूदा नुस्खा है, मैं अक्सर ख़ातीन से, हजरात से, सबसे कहता हूँ कि जवाब देने में सिर्फ 30 सेकंड का वक्फ़ा कर लें। ठीक है, हाँ, सोच लें थोड़ा, सिर्फ 30 सेकंड का वक्फ़ा। आपको जवाब पता भी है तो भी, नहीं भी पता तो भी, 30 सेकंड के अंदर ना आसान बहाल हो जाते हैं। ऐसे ही है। फिर जो जवाब होता है वो जवाब नहीं होता, वो बाकायदा जवाब होता है। और बाज़ों का तो जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे। इतने हम कहते हैं जी हाँ बेहतर कह रहे हैं, बात ख़त्म हो गई। हाँ जी। लेकिन हमारे यहाँ वो जो तुरंत जवाब देना है ना, रुकने का नहीं है, फ़ौरन जवाब देना है, वो तो पहले से तैयार शुदा होता है। सर, रुकने का मतलब पता क्या समझा जाता है सोसाइटी में? इसको तो पता ही कुछ नहीं। अब ये फेक कर रहा है, कुछ स्टोरी बना रहा है। हालांकि ये एक बड़ा समझ लें कि अच्छा तरीका है कि आप टाइम लें, थिंक अबाउट इट एंड देन रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। लेकिन हमारे यहाँ तो समझा जाता है कि फ़ौरन आंसर दिया तो इसका मतलब ये बंदा कड़क है। ठीक है, सही है। देखिए, मैं आपको इसके ऊपर भी अर्ज़ करूँ, मैं कहता हूँ रब्बे कायनात ने हमें मुंह अता फरमाया है और हम उसका बूथा बना लेते हैं। मुंह तो मेरे सोने रब ने दिया हुआ है, वो तो कभी कोझा हो ही नहीं सकता, वो तो सोने की तख्लीक है। अब अक्सर लोग डिसिप्लिन के नाम पे अपना मुंह ख़राब करते हैं। ऑफिसर्स को देख लीजिए, ये जब उतरेंगे गाड़ी से तो बहुत कम होगा ये मुस्कुराते हुए गेट से निकले, ताकि पियोन को, गार्ड को पता चले कि साहब द मूड ख़राब है। अब साहब द मूड ख़राब का मतलब है साहब द मूड को जाए। साहब इसको समझने कभी साहब मूड ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, नाम डिसिप्लिन का है, मुंह अपना ख़राब किया हुआ, कहीं ये छुट्टी ना मांग ले, ये कोई फेवर ना मांग ले। भाई वो फेवर मांगे या ना मांगे, तुम तो अपना मुंह बूथा मत बनाओ ना यार। लेकिन बना लेते हैं। आप हंसते हंसते भी किसी को कह सकते हैं कि भाई नहीं, छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। उसके लिए क्यों आप अपना बेड़ा गर्क करते अपना मुंह ख़राब करने का, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस इन आर डे टू डे लाइफ। ख़ातीन के साथ भी होते हैं, मर्द हजरात के साथ भी होते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हम बड़े ही स्वभाव और सलीके के साथ, ये जो कड़क की अभी आपने बात की, जहाँ बदतमीज़ी को बहादुरी समझा जाए, वहाँ तो साहब फिर कड़क ही ठीक लगेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते तो नहीं पता, मैं जब नया नया लाहौर आया, मैं एक तंदूर पे खड़ा, मैं नान ले रहा हूँ, मैं कहूँ जनाब वो रोटी या नान दीजिएगा। एक साहब इधर से आए, यूँ मुझे मुड्ढा मारे, 2 नान फड़ाई, वो गए, मैं खड़ा हूँ काफ़ी देर से। एक साहब पीछे से आए, वो ज़रा तगड़े से थे, बुज़ुर्ग थे, मुझे कहने लगा पुत्र एंज तेनों नान नहीं लबने तो। अच्छा, लेसन सिखा गया वो। मैंने कहा क्यों? मैं कहते उसने उसको को 2-4 अच्छी खासी को 1 टन मन की गालियाँ दी और कहने तू नान नहीं पढ़ा सकता। मैंने उनकी तरफ देख रहा था और नान मेरे सामने थे। तो मुझे कहने लगे कि एंज गुजारा करना है थे,
अच्छा, अब मैंने उस लेसन को बाय नहीं किया। सही। और अगर मैं उस लेसन को बाय कर लेता तो मेरे लबो लहजे में फिर वही सख्ती आनी थी। बिल्कुल ऐसी है। तो हमने कोशिश करनी है। देखिए, उस्ताद का काम लबो लहजा देना होता है, उस्ताद का काम ज़बान अता करना होता है। उस्ताद का काम है कि अब भरी महफिल में भी उस्ताद किससे मुखातिब हो तो जुदागाना उसकी आवाज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो आपका हमारा काम है। आज हम कहते हैं बच्चे बदतमीज़। अक्सर मेरे पास एक पेरेंट्स आए, कहने लगे सर हमारे बच्चे बड़े बदतमीज़ हो गए, और मैं उन पेरेंट्स को देख ही जाऊँ। फिर मुझे कहें सर अब हमें बताएं, आप हमें देख रहे हैं। मैंने कहा जनाब मैं सबब देख रहा हूँ। वो जिनके यहाँ रह रहे हैं उन्हीं से सीख रहे हैं। मैं भी सख्त लबो लहजा सीख सकता हूँ अगर मैं सीखूँ तो। साहब दिल सख्त करना पड़ता है। काहे को सख्त करूँ मैं अपना दिल? मैं अगर अपना दिल सख्त कर लूँगा तो मेरे खुदा ने वहाँ बसना है, मेरे रिश्तों ने वहाँ बसना है। और मैं बूथा भी बना लूँ, उसे सख्त भी कर लूँ, और मैं कड़क बढ़ाऊँ, मैं लड़ पहनना। लड़ाई तो बड़ी आसान, थप्पड़ मारना मुश्किल नहीं है, थप्पड़ खा के चुप रहना मुश्किल। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैसेज तो ये होता है सर। सर कुछ सवाल छोटे छोटे पूछूंगा ताकि हमारी ऑडियंस के लिए जो है ना ये बेसिकली एक समझ लें कि रन डाउन समझ लें इसको। जी जनाब वाला। अक्सर कपल के अंदर बहस हो जाती है, इस पे क्या फॉर्मूला देना चाहेंगे आप? सुने, ठीक है। जब बहस होती है ना, अगले को अगर एक दफ़ा पूरा सुन के खाली कर लेना, और ये ना कि हुण गल ख़त्म हो गई है, इस तरह नहीं। आपने बात मुकम्मल कर ली, अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना है, अब ये 2 4 8 दफ़ा सिर्फ ये मश्क कर लें, कभी बहस नहीं होती। बहस कब होती है? आप सुनिए, हम दोस्त बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुने ही ना, तो बहस कभी ख़त्म होगी? नहीं होगी। बिल्कुल। तो आप सुनेंगे तो समझेंगे ना। और सुनना, देखिए मेरा रब सुभान अल्लाह, सारा कुछ जानने के बावजूद, समीओ अलीम सुना होगा आपने, अलीमो समी नहीं सुना? बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। यानी सुनता है, इल्म रखता है। अलीमो खबीर सुना है, खबीर अलीम नहीं सुना, यानी खबर दें। आप सुनने से तो सब कुछ जुड़ा है। तो अगर हस्बैंड को ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ, खुदारा सुने, खुदारा सुने। आप सुनेंगे, वो भरी हुई खाली होगी, फिर आप कुछ सुना सकोगे ना। भरे हुए को भरने की कोशिश में क्या होगा? बच्चा है, बोली जा रहे, सुनो, इंजॉय करो, उसके सामने ऐसे सुनो जैसे पहली दफ़ा सुन रहे हो। एक्साइटमेंट का हिस्सा बनो, इलाज हो जाएगा। शुगर है, बीपी उस वक्त सब नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, भरे हुए को भरने की कोशिश करता है, नताइज फिर उसके यही निकलते कि सारी उम्र सारे भरे रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सुनिए, मैं तो यही अर्ज़ करूँ। बिल्कुल सही है। अक्सर हम देखते हैं कि घर में जैसे ही पहुँचते हैं तो या वालदा की तरफ से, या बहन की तरफ से, भाभी की तरफ से, बेगम की तरफ से, भाई की तरफ से, वालिद की तरफ से, मतलब जितने भी रिश्ते घर में हैं, ख़ास तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट फैमिली की, कहीं ना कहीं से किसी एक दूसरे की शिकायत मिलती है। अब उसमें अक्सर औकात जो देखने में आया है, जो क्योंकि मर्द के लिए सबसे कमज़ोर घर में जो शख्स होता है वो उसकी बीवी होती है, तो वो बग़ैर कुछ सुने बर्फ़ पड़ता है। तो इस पे आप क्या टिप देना चाहेंगे? कि क्योंकि देखिए ये चीज़ें चलनी है, ये कड़वी हकीकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हिंदुस्तान से हमें तोहफ़ा मिला है, आज तक हम उस तोहफ़े को संभाल के बैठे हुए हैं। इसमें क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, एक तो अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को डिस्कवर कर चुके हो ना, जी, तो वो ये तय कर लेंगे कि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो गलत भी कह रहे हो तो वो ठीक होता है। इस बात को एक लम्हे को बेगम को बैठ के समझा दें, उन्हें कहें कि वो जो बात कर रही हैं, मैं उसका असर सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे असर लेने से इन्हें खुशी होती है जी। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, आई डोंट मीन इट, मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, उसके इल्म में लाकर। और अगर मैं उनके सामने आपके साथ बात करता हूँ, उनको ये बताने के लिए कि आपको तकलीफ़ हुई और देखें मैंने उसकी, तो बेगम साहबा बड़े जी खुशी से उसे लेंगी, चूँकि वो कहेंगे ये ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। वो तय पा जाएगा तो ठीक होगा, और अगर वो तय नहीं पाएगा तो उसे तुसी मेरे होते वास चल देता, आप मुझे ही बोलेंगे। और वो जब उसे बोल के हटता है तो उस वालदा को इस बात का अगर एहसास होना कि सबसे ज़्यादा वही भुगतता है। बच्चों की सूरत में भी, चूँकि देखें बेगम जब आपके सामने पानी का ग्लास आके रखती है, उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है ताल्लुकात हालात कैसे चल रहे हैं। जब वो आपके सामने बर्तन लगाती है या बर्तन उठाती है, वहीं से अंदाज़ा हो जाता है। उसके शोर से पता चल जाता है। हाँ, उससे अंदाज़ा आपको हो जाता है, उसके जूते पटकने से, उसके चलने से, उसके मूड ऑफ होने से। देखें, शाम को आके आपने उससे राहत लेनी थी जी, और शाम को सारा दिन थके वाले का सामान ही और हुआ है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो इसलिए पहले तो बुज़ुर्गों को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। आप सारा दिन साथ रह रहे हैं, आप मामलात को खुद दुरुस्त करें, उसको ना कटहरे में खड़ा करें जो पहले पता नहीं कितने कटहरों से निकल कर आ रहे हैं। सही। और ख़ातून को भी ये समझना चाहिए कि ये इसकी मजबूरी है, और हम बैठ के तय कर लेते हैं। मैंने एक ख़ातून से कहा, मैंने कहा आप ना, जब उनका हस्बैंड सूट लेकर आता था ना,
तो बड़ी तकलीफ़ होती थी घर वालों को। तो मैंने उसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम जब बाहर जाओ ना, तुम एक दो सूट ले लो, लेकिन बताओ नहीं कि तुमने लिए हैं। एक दो सूट जो माँ के लिए लिए वो तुम ले आओ, और हस्बैंड तुम्हारा आकर घर में ये कहेगा कि अम्मी जी मैं बथेरा है क्या कि तू सूट ले ले। उन्हें कहा नहीं, मैं अम्मी दे लेना है तो मैं उधर लेना। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसने बहन का सूट और उसका सूट अपनी बेगम के जरिए उसने दिलाया जी माँ को। उसको अम्मी जी सदके वारी जाने लगे, कहने लगे नहीं मेरी 3 ही पाएगी तो मैं भी नहीं पावांगी। अपनी बेटी का सूट उठा के दे दिया, और खातून के पास 3 सूट हो गए, 2 लाई हुई थी, एक ये था। अब क्या हुआ कि जूं ही सूट वूट उनके पास हो गए, तो मैंने कहा कि जब सूट तुम आखिर पहनोगे तो सही इस घर में, तो वो पूछेंगे या कदों ले आते कितों ले आए। तो मैंने कहा तुमने कहने फलां सहेली ने दिया था या मेरी बहन दे कर गई। जो सूट हस्बैंड दे रहा है वो हस्बैंड वाइफ को तो पता होना चाहिए। ये तरीके होते हैं, हिकमत है, क्योंकि इसका मकसद धोखा देना नहीं है, घर में खुशी रखना, सिचुएशन को टैकल करना है आपने प्रॉपर तरीके से, खुश रहना मकसद, ताकि माँ भी खुश रहे, बहनें भी खुश रहें। और बहनों को वैसे इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज में आप देखिए जिनकी शादी हो रही होती है ना, और अगर उनकी बात शुरू हो जाती है शुरू 2-4-5 दिन पहले मैसेजेस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं कि तू LCD कौन सी मंगवा रही है, वो जो दहेज में आनी है। अच्छा, तुमने वो फला चीज़ कौन सी है, फला। बहनें आके भाई ये वाली LCD लेनी, 21 इंच वाली नहीं लेनी, 30 वाली लेनी। भाई तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम कौन हो ये कहने। और ये दोनों साइडों से बर्बादी चल रही है, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। और जिन्होंने बसना है उन्हें अक्सर इसका पता भी नहीं होता। हाँ जी। और उनके इर्द गिर्द वाले उनका दिमाग खराब करी जा रहे होते हैं, करी जा रहे, विच इज़ वेरी बैड। और अगर उन दोनों को वाकई, मेरे पिछले दिन मुझसे किसने कहा, सवाल किया कि ये बच्चियाँ जो है रिश्ते शादियाँ नहीं हो रही, पता नहीं एक आया था 2 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब बच्चे बैठे हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही। अच्छा। ये TV चैनल के ऊपर मुझसे ये सवाल किया गया, चूँकि उसको रिसर्च सामने UNO ने रिसर्च दी थी। मैंने उनसे कहा कि इन्हें सिर्फ शादी करने दें, 1 हफ्ते में सारे शादीशुदा होंगे। इन्हें शादी करने कौन नहीं दे रहा। वो जो कहते फलां हॉल होगा तो शादी होगी, इस तरह के कपड़े होंगे तो शादी होगी। और मुझे हैरानी होती है, बहनें आती हैं कपड़े जो लगे हुए अलमारी में देखने के कौन कौन से सूट इसको मिले। हमारा यार पहनने उसने, तुम कौन हो? बिल्कुल, तुम्हारा क्या लेना देना इस चीज़ से, गैर मुनासिब। बिल्कुल ऐसे। एक और चीज़ सर बड़ी कॉमन देखी जाती है कि हस्बैंड की तरफ से अपनी बीवी के रिश्तेदारों को, मतलब उसके माँ बाप को, बहन भाइयों को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लेकिन ऑन द अदर हैंड हस्बैंड ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके फैमिली को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए, ना सिर्फ रिस्पेक्ट दी जाए बल्कि एक नौकरानी की तरह काम भी करे उसके घर वालों का। सर ये भी एक बहुत ज़्यादा जो आपने देखा होगा, ख़ास तौर पे ये गांव देहात में ये बड़ा कॉमन कल्चर है कि वो ससुराल नहीं जाएगा अपने, ठीक है, या सालों से सालियों से या सास ससुर से जो बात करेगा तो बिल्कुल ऐसे अकड़ के जिस तरह मतलब सरिया डला हुआ इसकी गर्दन में। इस चीज़ को कैसे देखते हैं, इसका क्या हाल है? इंतहाई गैर मुनासिब फेल है। जिसने अपनी बेटी दे दी है, मेरी वालदा हमें कहती हैं, ये कहते हैं जिसने बेटी जैसी कीमती चीज़ आपको दे दी, आप तो सारी ज़िंदगी उसका एहसान ही नहीं उतार सकते। क्या बात है, बिल्कुल ये छोटी शय नहीं होती, बहुत बड़ी बात है सर। यानी एक शख्स ने अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर दिया और आप उसे नौकरानी नहीं। और फिर मैं लोगों से कहता हूँ कि जो बच्चे हैं फिर वो नौकरानी के हैं ना, बीवी के तो नहीं। ऐसी है, बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात है। तो उसको एहतराम। मेरे वालिद साहब मुझे बड़ी अच्छी बात बताते, कहते बेटा जब तुमसे कोई मिलने आए और तुम्हें कोई सुने तो वो तुमसे ज़्यादा इज्जत वाला है। मैंने कहा साहब हमने तो उसके बरक सुन रखा है। वो मुझे फरमाने लगे कि बेटा जो तुम्हारी इज्जत की वजह होगा वो तुमसे ज़्यादा इज्जत वाला नहीं होगा। अब एक लम्हे को शौहर ये समझ ले कि मेरी इज्जत का सबब है ये बीवी, जी बिल्कुल, तो वो उनकी ज़्यादा इज्जत करेगा। और साहब इज्जत तो करता वही है जो इज्जतदार होता है। बेशक ऐसे ही है। जो इज्जत नहीं कर रहा वो बता रहा है कि वो इज्जतदार नहीं है। और फिर उसके यहाँ जो बेटा होगा, उसके यहाँ जो बेटी होगी, तो साहब देखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कल को वही प्रैक्टिस होगी जो देखेगा वो। इसीलिए हम्बल होके, इंसान होके, और इंसान हम्बल होता है। बिल्कुल, इंसान, जानवर हम्बल नहीं होता, इंसान तो हम्बल। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए तो सही क्या खूबसूरत बात, ताइफ का जो वाक़या है, जी जी, हिदायत की बात करने, दावत देने तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने मारा इस तरह से कि नालैन मुबारक तक भर गए लोगों से। जी बिल्कुल। और आप क्या फरमा रहे, ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, इनको दावत दी, मैंने हिदायत आप दीजिए। चूँकि दावत आप हम दे सकते हैं, हिदायत तो मेरे रब ने देनी है। और जो हिदायत में दिलचस्पी रखता है ना, वो फिर क्या होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जज्बाती हो जाता है कि समझ क्यों नहीं आ रही। मेरा काम है उसको दावत देना,
आप हम बैठे हम दावत दे रहे हैं। हाँ जी, ऐसे हिदायत तो मेरे अल्लाह ने देनी है। बेशक आपके हमारी गुफ्तगू में हो सकता है किसी पहलू पर हमारे इज़्ज़त अफजाई भी हो, नीचे कमेंट्स की सूरत में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही इख्तलाफ राय, मैं अक्सर अपने वीडियो के आखिर में कहता हूँ कि इख्तलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बज़रा तर्ज इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा। बेशक यही हम कह सकते हैं जी, ऐसे ही है, ऐसे ही और हम क्या कह सकते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें लास्ट सर इसको कंक्लूड करने से पहले कोई 2-4 ऐसी टिप्स जो फ्रेश कपल को आप देना चाहें और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को देना चाहें बच्चों के हवाले से। जी, 2 चीज़ें। मेरा एक शेर है कि मैं जो बदला तो बदलने लगे हालात मेरे। मैं जो बदला तो बदलने लगे हालात मेरे। आपके हालात तब बदलेंगे जब आप बदलेंगे। क्या बात है, समझ रहे बात को। दूसरी बात यह है कि दिल की हालत को ख़यालात बदल देते हैं और हम समझते हैं कि हालात बदल देते हैं। वाह। तो हमें अपने ख़यालात का ख़याल रखेंगे, हम अच्छे पेरेंट भी हो जाएंगे, हम अच्छी बहू भी बन जाएंगे, हम अच्छे ससुर भी बन जाएंगे, सास भी बन जाएंगे, शौहर भी बन जाएंगे। जब तक हम ख़यालात का ख़याल नहीं रखेंगे नहीं होगा। दूसरा, बीवी और बच्चे ज़िम्मेदारी हैं, मर्द ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदार को नहीं उलझना चाहिए, चूँकि जब ज़िम्मेदार उलझता है वो ज़िम्मेदारी बन जाता है। बिल्कुल, मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और 30 सेकंड्स के लिए खुदारा खामोश हो जाया करें किसी को जवाब देने से पहले, इन अ टफ सिचुएशन, ताकि वो चीज़ सिचुएशन आपकी कंट्रोल हो जाए। आदत डाल लें कि मैंने जवाब ही 30 सेकंड के बाद देने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। मुझे नहीं पता हमारी ऑडियंस इससे क्या सीखती है, लेकिन एटलीस्ट मैंने बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ सन, मैंने बहुत कुछ सीखा डेफिनेटली। और मैं प्रॉमिस भी करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने इसमें से कर ली है, मेरी मेमोरी में चली गई है जो मैं नहीं कर रहा था, खासतौर पर बच्चों के हवाले से। उन चीज़ों को इंशाल्लाह मैं ज़रूर फोकस करूँगा और आपको मैं अभी तंग भी करता रहूँगा, आपसे कुछ चीज़ें पूछते भी रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। ये इस तरह के टॉपिक को चूज़ करने का मेन मकसद ही ये है कि आगाही हो, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल कंटेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैले ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। इसे अब देखिए, इस पूरे जो डिस्कशन हुई है ये हमारे इस मुआशरे की कड़वी हकीकतें हैं जिनको हम समझना चाहें तो अच्छी बात है, ना समझें तो जिस तरह हमने 75-76 साल गुजार दिए इसी तरह आगे भी गुजरता रहेगा वक्त। हमें थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करना होगा। हमें किसी के ऊपर आवाज़ उठाने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, सबसे पहले ये अपना ऊपर वाला, मैं हमेशा कहता हूँ, एक बटन रात को खोल लिया करें और गिरेबान में झांक लिया करें कि अंदर का जो शख्स है क्या वो सही है, पाक है, धुला हुआ है। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। 5 मिनट रात को ज़रूर अपनी ज़ात को दिया करें। इसको आप कैथारसिस कह लें, इसको आप स्पिरिचुअल हीलिंग कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन अपने और अपने रब के साथ 5 मिनट रात को सोने से पहले ज़रूर गुजारा करें। तो ये जितनी हमने बातें की हैं ना, इन सब का आपको मकसद समझ आ जाएगा। इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम एपिसोड टाइमली आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर दिल करे तो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।